हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट। सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 95 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 95 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने एरुडाइट। रेफरेंस क्या लिखा है एरुडाइट का? In an erudite and scintillating speech, K. M. Munshi presented a programmatic argument on why due process protection has to be given for a person's life and liberty. Okay, क्या मीनिंग है erudite का? Having or showing great knowledge or learning, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या वो लर्नड हो, यानी काफ़ी ज्ञान अर्जित किया हो, बोला जाए तो वो विद्वान हो, उसको हम बोलते हैं erudite। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा, और ना सिर्फ पढ़ा लिखा बल्कि ज्ञान वाला व्यक्ति है ना, विद्वान जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। अब हमारे सामने तीन एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं कि करके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड renowned philosopher whose profound contributions to philosophy and education earned him recognition as a scholar and respected teacher. डॉक्टर राधाकृष्णन अपने आप में एक renowned philosopher, यानी बहुत ही विख्यात फिलोसफर रहे, बहुत ही एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पर्सन। उनके कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं कि वो एरुडाइट थे। स्वामी विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एन इंडियन मंक एंड थिंकर हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस रिफ्लेक्ट हिज डीप नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। वंस अगेन, काफ़ी गहराई में नॉलेज रखते थे विवेकानंद जी, और अपने आप में स्कॉलर थे, एक डीप थिंकर थे। सो इनको भी हम एरुडाइट बोल सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडियाज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड अ renowned साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वास्ट contributions to science and technology as well as his philosophical reflections on education and leadership. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोल सकते हैं कि वो एक एरुडाइट पर्सनालिटी थे, क्योंकि अपने डोमेन की, और ख़ास करके डोमेन से बाहर अगर हम बात करें तो लीडरशिप स्किल्स की जब वो बात करते थे, जब एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए उनकी जब बात करते थे, तो क्लियर होता था कि वो एक लर्नड पर्सन हैं, यानी बहुत गहराई तक नॉलेज रखते थे, एरुडाइट। क्लियर है? अब 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द प्रोफेसर्स एरुडाइट लेक्चर्स कैप्टिवेटेड हिज स्टूडेंट्स लीविंग देम इन ऑ ऑफ हिज वास्ट नॉलेज। कोई प्रोफेसर हैं, उनके लेक्चर्स कैसे हैं? एरुडाइट, नॉलेज से भरे हुए, और उन लेक्चर्स ने जो बच्चे हैं उनको कैप्टिवेट कर लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। लिविंग दैम इन ऑ, यानी सब अचंभित हो गए उनकी नॉलेज की गहराई को देखकर। हर एरुडाइट एनालिसिस ऑफ द फिलोसफिकल टेक्स्ट इम्प्रेस द इंटायर पैनल। ये भी सही है, कोई लेडी है, उनका जो एनालिसिस है फिलोसफिकल टेक्स्ट को लेके काफ़ी एरुडाइट है, काफ़ी डेप्थ में है, नॉलेजेबल है। सो ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। द एरुडाइट हिस्टोरियन एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मीडिएवल वॉरफेयर विद ग्रेट क्लैरिटी। कोई हिस्टोरियन है, उनके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वो एरुडाइट हैं, क्योंकि वो काफ़ी गहरी नॉलेज रखते हैं जहाँ बात आती है मीडिएवल वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके। तो ये भी बिल्कुल सही है। His erudite fashion sense made him doesn't make any sense। यहीं पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फैशन सेंस का erudite से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ। स्कॉलरली, बहुत ज़्यादा, जिसने अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो। इंटेलेक्चुअल, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति। नॉलेजेबल, लर्नड, ये सब एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोरेंट, जिसको कोई ज्ञान ही ना हो। इल एजुकेटेड, यानी पढ़ाई तो की पर पूरी पढ़ाई नहीं की, आधी अधूरी पढ़ाई की है। अनइन्फॉर्म्ड, यानी कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया एरुडाइट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है सिंटिलेटिंग। रेफरेंस वही है, इन एन एरुडाइट एंड सिंटिलेटिंग स्पीच। जी बिल्कुल सही है। क्या मीनिंग है सिंटिलेटिंग का? ब्रिलियंटली एंड एक्साइटिंगली क्लेवर और स्किलफुल। अब ये जो मीनिंग है ये पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है। अदरवाइज सिंटिलेटिंग बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ के लिए बोल सकते हैं, स्पार्कलिंग है ना, डैजलिंग, और ब्राइट, काफ़ी ब्राइट। खास करके कोई लाइट्स वगैरह लगी हों, या कोई ड्रेस हो ऐसी सिंटिलेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार है ना, गॉडी, ठीक है, बोल सकते हैं आप। और पैसेज कॉन्टेक्स्ट में ब्रिलियंटली एंड एक्साइटिंगली क्लेवर और स्किलफुल, यानी कि बहुत शानदार तरीके से कोई स्किल हो या कोई व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, एक्साइटिंगली क्लेवर है ना, आपको मज़ा आ जाए उसकी क्लेवरनेस को देख के। सो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। Cricket match performance. Virat Kohli's scintillating century during the World Cup final enthralled millions of fans, showcasing his unmatched brilliance on the field. अब जो सेंचुरी लगाई विराट कोहली जी ने,
उनके कॉन्टेक्स्ट में उसके सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में सिंटिलेटिंग यूज़ हो रहा है, यानी जो स्किल उन्होंने दिखाई, ज़बरदस्त स्किल्स, ठीक है। एंथ्रॉल मिलियंस ऑफ फैंस, यानी कि उनके जो लाखों फैंस हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए, एंथ्रॉल मंत्रमुग्ध होना, ठीक। क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट, द सिंटिलेटिंग रेंडिशन ऑफ राग यमन बाय पंडित रविशंकर एट द म्यूजिक फेस्टिवल लेफ्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड। वही मतलब है जो एंथ्रॉल का था। रविशंकर जी ने जो राग वहाँ पे रेंडिशन प्रेजेंट किया इवेंट में, वो कैसा था, सिंटिलेटिंग। अगेन अब रेंडिशन क्या होता है, रेंडिशन बेसिकली एक परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस को बोलते हैं। रेंडिशन का एक कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन का भी होता है, कोई लैंग्वेज हो उसका ट्रांसलेशन, तो उसको भी आप रेंडिशन बोल सकते हैं। एक और होता है रेंडिशन बेसिकली वर्चुअली जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, सामने कोई आइडिया हो उसको जो आप प्रेजेंट करें, सामने लेके आएँ, पिक्चराइजेशन करें उसका, तो भी हम रेंडिशन बोलते हैं। और एक और कॉन्टेक्स्ट होता है जब आप किसी फॉरेन क्रिमिनल या टेररिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से किसी दूसरी कंट्री या जगह पे भेजें, है ना, सो उसको भी हम रेंडिशन बोलते हैं। तो कई सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है म्यूजिकल कॉन्सर्ट के कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस, ठीक है। सो कैसी परफॉर्मेंस थी रविशंकर जी की, सिंटिलेटिंग, यानी ज़बरदस्त, बांध दिया सबको, स्पेल बाउंड कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। चलिए 4 सेंटेंसेस से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द ऑथर्स सिंटिलेटिंग प्रोज ब्रॉट द कैरेक्टर्स टू लाइफ इन अ वे नो वन एक्सपेक्टेड। प्रोज क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको गद्य, यानी कि जो बेसिकली पैसेज होता है इंग्लिश में, वही हिंदी में होता है गद्य। सो प्रोज यानी रिटन कुछ टेक्स्ट है उसकी बात हो रही है, और वो कैसा है, सिंटिलेटिंग प्रोज, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है कि ऐसा लग रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जीवित हो, है ना। सो ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ टेक्स्ट। द सिंटिलेटिंग कन्वर्जेशन कैप्ट एवरीवन एंगेज फॉर आवर्स। जो कन्वर्जेशन थी वो कैसी थी, सिंटिलेटिंग, अगेन एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा, लोग एकदम बंधे रहे, सुनते रहे उस चीज़ को। द सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑन स्टेज अर्न हर अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस। अब कोई यहाँ पे लेडी है, या तो उन्होंने गाना गाया बहुत बेहतरीन, या कोई परफॉर्मेंस दी और स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सबने खड़े होकर तारीफ़ की, उनकी तालियां बजाई, ये भी बिल्कुल सही है। द सिंटिलेटिंग डिस्कशन ऑन मॉडर्न आर्ट रिवील्ड न्यू पर्सपेक्टिव्स टू द लिसनर्स। अब ये भी सही है, यानी हर तरीके से एक्साइटिंग डिस्कशन, है ना, यहाँ पे एक्साइटिंग डिस्कशन, यहाँ पे डांस या सिंगिंग परफॉर्मेंस को लेके, यहाँ पे रिटन टेक्स्ट को लेके, यहाँ पे बातचीत को लेके, हर तरीके से सिंटिलेटिंग, यानी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑल सेंटेंसेज आर करेक्ट, ज़बरदस्त, ठीक है, ये बेसिक एक मीनिंग कह सकते हैं हम। ब्रिलियंट, एक्सिलरेटिंग, शानदार, जोश से भरा, इनविगरेटिंग, जोश ले आए सामने वाले के अंदर, विगर ले आए, है ना, जोश ले आए, इनविगरेटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिलरेटिंग या इनविगरेटिंग। ब्रिलियंट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। बोरिंग, डल, ड्रैब, खींचे बस, कैसे भी करके आप बस वहाँ पे बैठे हैं एज एन ऑडियंस, अब कैसा परफॉर्मेंस है, ड्रैब परफॉर्मेंस है, यानी कि मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये थे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्रिंज। क्या रेफरेंस है, इफ इट फाइंड्स दैट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड अंडर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड। क्या मीनिंग है इन्फ्रिंज का, एक्टिवली ब्रेक द टर्म्स ऑफ अ लॉ, अग्रीमेंट एटसेट्रा। कल ही हमने शायद डिस्कस किया था कॉन्ट्रावीन, उसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं, अवेल ना करना किसी कानून की, किसी लॉ की, किसी रूल की। एक्टिवली ब्रेक द टर्म्स ऑफ अ लॉ, अग्रीमेंट एटसेट्रा, ठीक है, इन्फ्रिंज करना, ब्रीच करना। अब ये थोड़ी सी इमेज एम्बिगस है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट लॉ। Copyright infringement occurs when any person does any of the mentioned rights and activities with respect to a copyrighted work। यानी कि आप किसी और के काम को अपना काम बना के पेश करें, प्रेजेंट करें, तो बोला जाता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वहाँ पे हुआ, ठीक है, वो नियम या कानून ब्रेक हुआ कि आप किसी और का काम, किसी और का गाना, किसी और का राइट अप, किसी और के क्वेश्चंस अपने बता के यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, copyright infringement। Examples: the new regulations do not infringe on the rights of free speech। जो नए regulations हैं वो free speech के जो अधिकार हैं उनको infringe नहीं करते, यानी कि break नहीं करते। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। The teacher decided to infringe the student's effort and assign extra credit। doesn't make any sense। टीचर ने डिसाइड किया स्टूडेंट्स के एफर्ट को इन्फ्रिंज करने के लिए, डजंट मेक एनी सेंस, काट सकते हैं इसको हम। द कंपनी वॉज फाइन फॉर इन्फ्रिंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के ऊपर फाइन लगा क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े, टर्म्स तोड़े कॉन्ट्रैक्ट के, ये बिल्कुल सही है। बाय शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा ही इन्फ्रिंज्ड
द नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। अब कोई बंदा है, किसी कंपनी से पार्टनरशिप हुई, तो एक अग्रीमेंट वो हुआ, साइन हुआ कि भाई आपकी कोई भी बात मैं बाहर शेयर नहीं करूँगा, पर उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर दिया। सो उन्होंने इन्फ्रिंज किया बेसिकली अग्रीमेंट को। ये भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो इन्फ्रिंज का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो वायलेट भंग करना, कॉन्ट्रवीन डिस्कस किया था हमने, ब्रीच हमने डिस्कस किया है कल। एंटोनिम्स की बात करो तो कंप्लाई पालन करना, अपहोल्ड पालन करना, ओबे पालन करना, कल भी ये तीनों आए थे, मुझे याद है, ठीक है। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरस। रेफरेंस क्या लिखा है ऑनरस का? स्टेटेड सिंपली, ऑनरस restrictions contained in the penal laws cannot constrain the powers of a constitutional court to protect due process rights. इन्हें क्या है वो ऑनरस का? इन्वॉल्विंग a great deal of effort, trouble और difficulty। बहुत बोझिल कोई काम आपको दे दिया जाए, कैसा काम हो जाएगा? ऑनरस, कष्टदायक, बहुत ज़्यादा परेशानी हो उसको करते समय। ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी, है ना, ऐसे काम को आप क्या बोलेंगे? ऑनरस, कष्टदायक, ट्रबलसम। ये देखिए इतना बड़ा एकदम पहाड़ जैसा पत्थर रख दिया उस किसी की पीठ पे, इंसान की पीठ पे, तो कैसा हो जाएगा ये काम? कैसे काम हो जाएगा? ऑनरस, ठीक है। द टास्क वॉज ऑनरस, रिक्वायरिंग आवर्स ऑफ मेटिकुलस वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। बिल्कुल सही है, जो काम मिला वो कैसा था? ऑनरस था। द कमेटी फाउंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑनरस एंड एग्जॉस्टिंग। दोनों सिनोनिम्स हैं, ऑनरस एंड एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला पूरी तरीके से। द ऑनरस सेलिब्रेशन लिफ्टेड एवरीवन्स स्पिरिट। डजंट मेक एनी सेंस। ऑनरस भी सेलिब्रेशन भी कैसे हो सकता है? ठीक है, नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है। द प्रोजेक्ट वॉज सो ऑनरस दैट सेवरल एम्प्लॉयज हैड टू वर्क ओवर टाइम फॉर वीक्स। ये बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट इतना बोझिल था, कष्टदायक था कि एम्प्लॉयज़ को हफ्तों तक काम करते रहना पड़ा, ओवर टाइम करते रहना पड़ा। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्डनसम, बर्डन बोझ, ट्रबलसम कष्ट, इनकन्वीनियंट यानी कि जो कन्वीनियंट ना हो, आसान ना हो, उसको हम बोलेंगे इनकन्वीनियंट। एंटोनिम्स की बात करें तो एफर्टलेस, कोई कठिनाई नहीं है यहाँ पे, ईजी, सिंपल, बहुत आसान से वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट। रेफरेंस क्या लिखा है? इन नो अनसर्टेन टर्म्स दीज डिसीजंस विंडिकेट द विजन दैट द फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्स हैड फॉर इंडिया। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है किस चीज़ का? टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर, एक तरीके से साबित करने का। विंडिकेट का एक मतलब होता है साबित करना, खास करके सच साबित करना और प्रूव करना। और दूसरा जो मीनिंग होता है विंडिकेट का वो होता है एब्जॉल्व करना, यानी दोष मुक्त करना। एब्जॉल्व, ABSOLVE, यस, दोष मुक्त करना। किसी के ऊपर कोई दोष है, उसको आपने बोल दिया नहीं, आप बरी हैं, आपको बरी किया जाता है, सॉरी, आपको बरी किया जाता है, आप दोष मुक्त हैं, तो आपको एब्जॉल्व किया जाता है, विंडिकेट किया जाता है। जो पैसेज में है कॉन्टेक्स्ट वो है टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर, यानी कि साबित करने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे दो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हैं, पढ़ते हैं इनको। एजुकेशनल सक्सेस, द स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल स्कूल्स in competitive exams vindicated the belief that access to quality education can transform lives regardless of background। जो परफॉर्मेंस दी ना गांव के बच्चों ने अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसने प्रूव किया, उसने विंडिकेट किया इस बिलीफ को कि अगर क्वालिटी एजुकेशन मिले तो ज़िंदगी यहाँ बदल सकती है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से कोई आता हो। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है ये विंडिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। एक और एग्जाम्पल है कल्चरल हेरिटेज के कॉन्टेक्स्ट में। द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स in the Saraswati River basin vindicated the theories of historians who had long argued for the existence of a thriving civilization in that region। अब सरस्वती रिवर बेसिन में वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले, पुराने तत्व जिनको हम बोल सकते हैं। कोई मूर्ति मिल गई, जब खुदाई हो रही कोई मूर्ति मिल गई, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे लगा कि वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, एग्जिस्ट करती थी। और हिस्टोरियंस की यहाँ पे जो हिस्टोरियंस का जो बिलीफ था या जो थ्योरी थी उसको विंडिकेट किया इस चीज़ ने, है ना। सो मजबूती दी, एक तरीके से सब्सटेंशिएट किया। सब्सटेंशिएट यानी एक तरीके से प्रूफ्स देके उसको मजबूत किया उस क्लेम को कि हाँ देखो वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थ्राइव करती थी। तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा विंडिकेट का मीनिंग। और 4 सेंटेंसेस हैं, पढ़ते हैं इनको। ही वॉज डिटरमिन्ड टू विंडिकेट हिज क्लेम बाय प्रेजेंटिंग न्यू एविडेंस टू द जूरी। अब यहाँ पे भी वो बहुत डिटरमिन्ड था क्या करने के लिए? अपने क्लेम को विंडिकेट करने के लिए। और उसके लिए उसने क्या किया?
नए एविडेंस प्रेजेंट किए ज्यूरी के सामने, बिल्कुल सही है। दे डिसाइडेड टू विंडिकेट द अवार्ड सेरेमनी टू नेक्स्ट मंथ ड्यू टू शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, इसको हम काट सकते हैं। दे डिसाइडेड टू विंडिकेट द अवार्ड सेरेमनी, गलत है। द इन्वेस्टिगेशन विंडिकेटेड द जर्नलिस्ट क्लेम्स शोइंग दैट हिज रिपोर्ट्स वर एक्यूरेट। जो इन्वेस्टिगेशन है हुई, उसने विंडिकेट किया जर्नलिस्ट के क्लेम्स को और शोइंग दैट हिज रिपोर्ट्स वर एक्यूरेट। इस मतलब एक तरीके से प्रूव किया कि देखिए रिपोर्ट्स उनकी एक्यूरेट थी, तो यानी कि जर्नलिस्ट के जो क्लेम्स थे वो सही थे। After years of criticism, the scientist's breakthrough discovery finally vindicated his earlier theories. बहुत सालों तक क्रिटिसिज्म झेला साइंटिस्ट ने, पर उनकी जो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी उसने फाइनली विंडिकेट किया जो उन्होंने पहले थ्योरीज दी थी उसको। ये भी बिल्कुल सही है। सो एक तरीके से सच साबित करना या प्रूव करना, उसको हम बोल सकते हैं विंडिकेट। जस्टिफाई करना, रेटिफाई करना, रेटिफाई हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। तरीके से अप्रूवल देना, हाँ, सब्सटैंशिएट, मजबूती देना, फैक्ट्स के बेसिस पे प्रूव करना। एंटरिम्स की बात करें तो डिस्प्यूट यानी एक तरीके से मतभेद है वहाँ पे, रिफ्यूट यानी रिजेक्ट करना, कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि जो बोला जा रहा है उसके अगेंस्ट में आप कोई बात बोलें तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मेल नहीं खाना, ठीक है। आप एक तरीके से प्रूव कर रहे हैं, उधर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस और सही कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो सेंटेंस बनाएं आप वो सही कॉन्टेक्स्ट में बनाएं, सो दैट आपको क्लियर हो कि वर्ड को किस तरीके से मुझे सेंटेंस में लिखना है। यानी हर मतलब एक वर्ड को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिख सकते, आपको समझना होता है कि सही कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो, आप वापस लेक्चर को देख सकते हैं स्पीड हाई करके 1.25 या 1.5 पे, और सही कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद ही अपना सेंटेंस लिखें। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। जो सेंटेंसेस का ग्रुप बनेगा उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे आपको इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी करना है, सो दैट मैं भी आपके सेंटेंसेस को चेक कर पाऊँ और जहाँ भी गलती होगी मैं आपको कोशिश करूँगा गाइड करने की, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पर, दिस इज माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए क्या करना होगा, इस यूज़र नेम पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 95। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटैम्प्ट करनी है स्मार्ट रीडिंग नंबर 95। अटैम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।